ठीक है भाई, टेस्ट 5 करते हैं नेक्स्ट, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट्स, रेलवे, एनर्जी, ये वाले टॉपिक कवर हो जाएंगे आज आपके। काफी सारे क्वेश्चन है इसमें आज, है ना। पहला देखो, एक्सप्लेन हाउ पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन लॉन्गर जेस्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कैन ट्रांसफर अनसुटेबल लाइबिलिटीज टू द फ्यूचर। What's arrangement need to be put in place to ensure that successive generation capacities are not compromised? ठीक है, लंबे प्रोजेक्ट्स होते हैं तो आने वाली जनरेशन को डेट भरना पड़ता है, इंटरेस्ट रेट भी करना पड़ता है ना, पैसे भी अटक जाते हैं, वो सारी बातें आपको बतानी है। करो स्टार्ट, 15 मार्क्स, 11 मिनट्स। देखो, पहली बात तो ये पूछ रहा है फ्यूचर लाइबिलिटीज क्या है ना, उन पे आएंगे। तो इसमें केवल फाइनेंशियल लाइबिलिटीज लिखनी, बाकी भी एक दो पॉइंट लिखने हैं। मेजरली फाइनेंशियल होगा, लेकिन इकोनॉमिक लाइबिलिटी, सोशल लाइबिलिटी भी आप लिख सकते थे, ये ध्यान रखना पड़ेगा। पहले देखो, लाइबिलिटीज टू द फ्यूचर जनरेशन कैसे, जो लॉन्ग जेस्टेशन प्रोजेक्ट होते हैं, बीपीपी प्रोजेक्ट होते हैं, वो कैसे करते हैं। पहला तो आप देखो फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, क्योंकि प्रायोरिटी में सबसे ऊपर ये है, इकोनॉमिक्स का पेपर 3 है, तो पहले फाइनेंशियली लिखोगे, ये नहीं पहले एनवायरमेंट लिख दिया, सोशल लिख दिया, तो वो भी देखना है अपने को प्रायोरिटी। वीजीएफ, ठीक है आपका, कैसे वाइबिलिटी गैप फंडिंग है, वो क्या करती है, जैसे बार बार आप उसमें पेमेंट करते रहते हो, फिर अगले साल फिर डाल दी पेमेंट उसके फंड के अंदर, वाइबिलिटी गैप फंडिंग के अंदर फ्यूचर जनरेशन में बियर द बर्डन ऑफ रीपेइंग द डेब्ट, फेस हायर टैक्सेस। दो काम हो सकते हैं, आपने आज तो इन्वेस्ट कर दी वाइबिलिटी गैप फंडिंग में, लेकिन उसको उधार लिया होगा, तो उसको डेब्ट कौन करेगा, डेट का आने वाला रीपे कौन करेगा, फ्यूचर जनरेशन। और ये दूसरे तरीके से भी हो सकता है, या तो फिर उनसे गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स ज्यादा रेज करेगी ताकि वो पे कर सके अपना डेट, तो ये दो फ्यूचर लाइबिलिटी आती है। इट एड्स टू द नेशनल डेट, ठीक है, नेशनल डेट और बढ़ जाएगा, इम्पैक्टिंग द फिजिकल स्पेस फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। और जब डेट ज्यादा बढ़ेगा तो गवर्नमेंट का जो पैसा आएगा फिर वो रीपे करने में लगाएगी, तो जो फ्यूचर जनरेशन के लिए जो इन्वेस्टमेंट करनी थी, चाहे इंफ्रा में हो, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे हेल्थ में हो, उसकी फिजिकल स्पेस कहीं ना कहीं लिमिट हो जाती है। नेक्स्ट देखो, रेवेन्यू गारंटीज। कई प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें गवर्नमेंट कहती है इतना रेवेन्यू देंगे ही देंगे आपको, मिनिमम रेवेन्यू गारंटी कर लेती है, फिर वो फ्यूचर जनरेशन को पेयर करनी पड़ती है, मे बी फ्यूचर में वो वाइबिलिटी ना आए उस प्रोजेक्ट के अंदर, तो पर गवर्नमेंट ने अगर गारंटी कर लिया रेवेन्यू मिनिमम, तो देना पड़ेगा वो। इट क्रिएट्स द फ्यूचर फिजिकल बर्डन, ठीक है, एग्जांपल सेवरल हाईवे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप विद 20 to 30 years ऑफ कंसेशन पीरियड्स लॉक फ्यूचर पब्लिक फंड, तो पता है इतने टाइम के, वो तो देना ही पड़ेगा उन लोगों को, तो वो बर्डन किस पे जाएगा, फ्यूचर जनरेशन। तो ये जो रेवेन्यू गारंटी होती है ये। नेक्स्ट देखते हैं, डेट एंड कंटिजेंट लाइबिलिटीज, ठीक है, कई बार क्या होता है, हिडन ऑफ बजट एक्सपेंडिचर हो जाता है, हिडन ऑफ बजट लाइबिलिटीज होती है। अब उस प्रोजेक्ट में कुछ आएंगी वो हिडन ऑफ बजट लाइबिलिटीज, वो भी आपको पे करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, इफ अ प्रोजेक्ट फेल, इतना पैसा लगाने के बाद अगर फिर प्रोजेक्ट फेल हो जाता है, फिर पैसा कौन करेगा, पब्लिक पे करेगी, तो गवर्नमेंट को तो अपना हिस्सा देना ही पड़ेगा उसमें जो भी है। इन केस द प्रोजेक्ट फेल्स, द लॉसेस आर डायरेक्टली बोर्न बाय द पब्लिक। देन फ्यूचर जनरेशन में इनहेरिट, अब ये भी देखो, जरूरी नहीं है कि वो सिस्टम हमने इतना पैसा लगाया है वो आने वाली जनरेशन को एक रोबोट सिस्टम मिले, वो क्या इनएफिशिएंट सिस्टम भी हो सकता है, तो हम पैसा भी लगा दे इतना और फायदा भी नहीं हुआ, तो ये भी चांसेस है। फ्यूचर जनरेशन में इनहेरिट द इनएफिशिएंट सिस्टम रादर देन अ रोबोट सेल्फ सस्टेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। कोई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है जिसकी प्रोजेक्शन ऐसे की गई थी, भाई आने वाले टाइम में अपना खर्चा खुद ही निकाल लेंगे, पर ऐसा कई बार होता है, जरूरी नहीं है, टेक्नोलॉजी बदल जाए या इनएफिशिएंसी कुछ भी हो, या उसकी वाइबिलिटी रिपोर्ट ऐसी ना हो, प्लानिंग ऐसी ना की हो, तो मे बी फ्यूचर जनरेशन को लॉसेस बियर करने पड़ रहे हैं उसको सस्टेन करने के लिए, रादर देन वो सेल्फ सस्टेनिंग हो। तो ये भी जरूरी नहीं है कि जो प्रोजेक्ट का मे बी इंफ्रास्ट्रक्चर को एयरपोर्ट बनाया हो कुछ भी हो, है ना, तो पहले सोच प्रोजेक्शन क्या होगी, इतना रेवेन्यू आ जाएगा, उतना रेवेन्यू नहीं आ रहा तो क्या होगा, आपको पे करना पड़ेगा। तो जरूरी नहीं हो सेल्फ सस्टेनिंग ही हो, और इनएफिशिएंट भी हो सकता है सिस्टम। नेक्स्ट, ये हमने सारे किसकी बात कर ली, फिजिकल वाले कर लिए मोस्टली। अब देखते हैं एनवायरमेंट और सोशल कॉस्ट। मोस्टली किसमें होता है, जो लार्ज डैम होते हैं, माइनिंग प्रोजेक्ट होते हैं, तो उसमें तो एनवायरमेंट आने वाली जनरेशन के रिसोर्सेज गए ना पूरे के। आज तुमने बहुत ज्यादा कर लिया उसको, फिर लॉन्ग टर्म एनवायरमेंट डिग्रेडेशन होगा, ठीक है, रिसोर्स डिप्लीशन होगा, और क्या होगा आपका, पीपल्स डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे आपका इकोनॉमिक और सोशल, एनवायरमेंट और सोशल कॉस्ट भी आप लिखोगे। नेक्स्ट देखो, मोनोपोली एंड रेवेन्यू लॉक-इन्स। गवर्नमेंट क्या कर लेती है, कंसेशन एग्रीमेंट्स होते हैं प्राइवेट गवर्नमेंट के साथ, प्लेयर के साथ, तो उसमें कहते हैं 30 साल 35 साल तक इस सेक्टर में आप ही की मोनोपोली है, जितना रेवेन्यू आना वो आप ही को लेना है। तो फिर गवर्नमेंट के फर्दर स्कोप खत्म हो जाता है रिनेगोशिएट करने का, अपनी रेवेन्यू जनरेट करने का, वो सारा फिर साइफन ऑफ कौन करेगा, प्राइवेट सेक्टर करेगा।
30 to 50 years मोनोपोलीज एग्रीमेंट होते हैं। इट लिमिट द फ्यूचर गवर्नमेंट एबिलिटी टू रीनिगोशिएट और रिफॉर्म सर्विसेज। अब आने वाले टाइम में क्या पता उससे बहुत ज्यादा विंडफॉल प्रॉफिट हो रहा हो। अब गवर्नमेंट अब रीनिगोशिएट नहीं करे, वो सारा प्रॉफिट कौन ले जाएगा? प्राइवेट सेक्टर। ये है। तो वो रीनिगोशिएशन की पावर खत्म हो जाती है अगर आपने फिक्स मोनोपोली एग्रीमेंट्स कर लेते तो, अगर फिक्स लॉक इन पीरियड कर लेते हैं हम तो आगे आपको यही लिखना है वे फॉरवर्ड के अंदर कि कैसे आप उसको पीरियोडिकली रिव्यू होना चाहिए वो उस तरीके से। नेक्स्ट देखो, इनफ्लेक्सिबिलिटी ड्यू टू रिजिड कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, मेनो जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया आज वो उसको कह दिया भाई ऐसे ही रहेगा 30 40 साल, तो ये क्या फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, रिजिड कॉन्ट्रैक्ट्स है। अब उससे नुकसान क्या होगा? दैट कॉन्ट्रैक्ट मे नॉट बी लाइक एप्लीकेबल इन द नेक्स्ट 20 to 30 years बिकॉज ऑफ द चेंजिंग टेक्नोलॉजी। उसमें लाइन ही नहीं कर पा रहे हैं फिर क्या फायदा? मे नॉट अलाइन विद द इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी डिमांड एंड अफोर्डेबिलिटी। ठीक है, कई बार कुछ चीजें क्या होती है आने वाले टाइम में सस्ती हो जाती है और वो हमने उस महंगे रेट पे बेचे जा रहे हैं उसको, क्योंकि हमने पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी होना थोड़ा जरूरी है। टेक्नोलॉजी आउटडेटेड होगी फिर भी हम उसको चलाए जा रहे हैं, वो सब देखना है। तो ये लाइबिलिटीज फ्यूचर जनरेशन बियर करती है, लॉन्ग जो प्रोजेक्ट होते हैं पीपीपी के। ये आप एस से भी आया था पहले पीपीपी के ऊपर, या वैसे भी कहीं पे भी आया, तो ये आप लिख सकते हो लिमिटेशंस पीपीपी की, है ना, कैसे हमें करना चाहिए। फिर वे फॉरवर्ड में हम कैसे करेंगे आगे। एक क्वेश्चन और है पीपीपी के ऊपर, क्योंकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक टॉपिक है जो आपका अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। उसमें आप रिसेंट डायमेंशन जरूर डाल दो, है ना, लेकिन एक टॉपिक तो प्रिपेयर होना चाहिए आपको। अरेंजमेंट्स टू एंश्योर सक्सेसिव जनरेशन कैपेसिटीज आर नॉट कॉम्प्रोमाइज। तो फिर आप क्या करोगे? ट्रांसपेरेंट एंड बैलेंस कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन। ठीक है, यूज ऑफ मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट डेवलप्ड बाय नीति आयोग विद द बैलेंस रिस्क शेयरिंग। तो रिस्क शेयरिंग बैलेंस करो, डिस्प्रपोर्शनेट फ्यूचर जनरेशन या गवर्नमेंट ना करे। रिसेंट हाइब्रिड एन्युटी मॉडल इन रोड एंश्योर रिस्क इज शेयर्ड बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एंटिटी, दोनों एंटिटीज रिस्क को शेयर करें। रोबोस्ट रेगुलेटरी ओवरसाइट्स, जहां भी कुछ हो रहा है तो रेगुलेटरी ओवरसाइट चेक्स पूरे होने चाहिए। Independent regulator to monitor performance, compliance, and fair pricing. Strengthen bodies like AERA, Airport Economics Regulatory Authority for Aviation Project. एक कोई एग्जांपल दे सकते हो आप, है ना। रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू क्लोजेस, जो बार बार रिव्यू होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट। मिड टर्म रिव्यूज एंड रीनिगोशिएशन प्रोविजंस टू अडॉप्ट टू द चेंजिंग कंडीशन। एनवायरमेंटल सोशल सेफगार्ड होने चाहिए। मैंडेटरी ईआईए हो, एसआई हो, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट का, सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। ठीक है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो प्रोजेक्ट के अंदर, ये सब आप कर सकते हो। फिजिकल प्रूडेंस एंड ट्रांसपेरेंसी, कैग ऑडिट, पब्लिक डिस्क्लोजर ओपीपी ऑब्लिगेशंस का। ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग इन पब्लिक सेक्टर, एनहांस टेक्निकल एंड लीगल एक्सपर्टीज, ये हम कल भी किया था हमने। किसी भी सेक्टर में क्या करो? कैपेसिटी बिल्डिंग करो पब्लिक एम्प्लॉयज की, तो अपने आप ही एनालाइज कर लेंगे उस चीज को कहाँ कमी क्या है। ठीक है, एक्सपर्टीज ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज टू निगोशिएट एंड मॉनिटर पीपीपी इफेक्टिवली, ताकि उनकी निगोशिएटिंग पावर भी ठीक रहे और उसको मॉनिटर भी इफेक्टिवली कर पाए। तो कैपेसिटी बिल्डिंग एक वर्ड आप लिख सकते हो। यूज ऑफ लाइफ साइकिल कॉस्ट अप्रोच, प्रोजेक्ट इवेल्युएशन टू कंसिडर लॉन्ग टर्म कॉस्ट इंक्लूडिंग मेंटेनेंस, सोशल एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। तो ये नहीं बस मॉनिटरी देख लिया, उसके ओवरऑल कॉस्ट करो कि क्या उसका लॉन्ग टर्म कॉस्ट पड़ेगा, क्या सोशल एंड कॉस्ट है, क्या एनवायरमेंट, तब जाके उसकी वायबिलिटी निकालो प्रोजेक्ट की। कैप ऑन द कंटीजेंट लाइबिलिटीज, लिमिट फ्यूचर ऑब्लिगेशंस थ्रू द बजट सीलिंग्स एंड ट्रांसपेरेंट डॉक्यूमेंटेशन। तो बताओ फ्यूचर, ताकि फ्यूचर जो जनरेशन है उसके ऊपर एक लिमिट से ज्यादा बर्डन ना आए, तो उसको एक लिमिट कर सकते हो। इस तरीके से आपको वे फॉरवर्ड करना है इसका। ठीक है, नेक्स्ट पीपीपी का ही है। सेकंड क्वेश्चन भी कर लो पीपीपी, तो उससे प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी और पीपीपी टॉपिक आपका रेडी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, adaptation of PPP model for infrastructure development of the country has not been free from criticism. Critically discuss the pros and cons of the model. पहले आप पीपीपी के बारे में बताओगे, ठीक है, फिर नीड बता सकते हो डायग्राम के थ्रू क्या रिक्वायरमेंट है। अब फायदे क्या, प्रोज क्या है? मोबिलाइजेशन ऑफ प्राइवेट कैपिटल, ब्रिजेस द पब्लिक रिसोर्स गैप फॉर द हाई कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। गवर्नमेंट का सारा रिसोर्स नहीं लगेगा, प्राइवेट कैपिटल आ जाएगा, है ना। एग्जाम्पल, और 5 लाख करोड़ इन्वेस्टेड थ्रू पीपीपी इन रोड, पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स, नीति आयोग रिपोर्ट। तो डेटा के थ्रू सब्सटेंशिएट करना है, ये नहीं कि लार्ज इन्वेस्टमेंट, कितनी लार्ज वो बताओ डेटा के थ्रू। देन एफिशिएंसी और इनोवेशन आता है प्राइवेट सेक्टर के साथ। केस स्टडी आप एग्जांपल तो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट अचीव वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड थ्रू पीपीपी। तो ऐसे एग्जांपल के साथ सब्सटेंशिएट करना है आपको। देन रिस्क शेयरिंग हो जाता है दोनों के बीच में। एक्सेलरेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, थोड़ा फास्ट काम हो जाता है। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, एक्सेलरेटेड हाईवे कंस्ट्रक्शन अंडर भारत माला। अब हमारे इंडिया में कितनी फास्ट हाईवे बन रहे हैं,
है ना, तो उसमें आप एग्जांपल दे सकते हो पीपीपी का। उसके बाद इंप्रूवमेंट इन सर्विस डिलीवरी, बेटर क्वालिटी एंड कस्टमर सेंट्रिक सर्विस ड्यू टू हाई प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। प्राइवेट रन मेट्रो प्रोजेक्ट, हैदराबाद मेट्रो ऑफर इंप्रूव सर्विस, तो सर्विस क्वालिटी इंप्रूव होती है। फिर नेगेटिव कौन क्या है, इन अप्रोप्रिएट रिस्क एलोकेशन, कई बार हम प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा रिस्क देते हैं तो प्रोजेक्ट फेल हो जाता है हमको, वो प्रॉफिट भी देखेंगे अपना, वो नहीं हो पाता है, फिर प्रोजेक्ट फेल हो जाता है कई बार। एक्सेसिव रिस्क ट्रांसफर टू प्राइवेट प्लेयर लीड टू प्रोजेक्ट फेलियर, ठीक है। मल्टीपल रोड प्रोजेक्ट अंडर पीपीपी सो प्राइवेट एग्जिट ड्यू टू अनरियलिस्टिक रेवेन्यू टारगेट्स, उनको अनरियलिस्टिक रेवेन्यू टारगेट बता के तो फिर वो फेल हो जाते हैं प्रोजेक्ट्स। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, बहुत ज्यादा आप कॉम्प्लेक्स कर देते हो कॉन्ट्रैक्ट्स को, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, अकाउंटेबिलिटी, फिर करप्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। कैग रिपोर्ट हाईलाइटेड इरेगुलरिटीज इन द पीपीपी एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन, अगेन इसको भी देखो सब्सटेंशिएट किया कैग रिपोर्ट से, तो ऐसे आपको अपने आंसर लिखना है। फाइनेंशियल बर्डन ऑन द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफन प्रोवाइड्स, जो बीजीएफ वायबिलिटी गैप फंडिंग प्रोवाइड कराती है, स्टार्टिंग में फंडिंग करती है, सीड कैपिटल देती है कई बार, तो उसमें फिर फाइनेंशियल बर्डन आता है। एंड रेवेन्यू गारंटी करती है ना, क्रिएटिंग कंटिजेंट लाइबिलिटीज फॉर कंटी, मतलब फ्यूचर लाइबिलिटीज आती है, तो उन्होंने पहले वाला क्वेश्चन वाला पॉइंट यहाँ पे डालना है। लिमिटेड प्राइवेट सेक्टर एपेटाइट, ठीक है, क्योंकि अब ऑलरेडी अगर बैंक स्ट्रेस्ड है या और लिमिटेशन है उनकी, तो फिर वो भी इतना इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। स्ट्रेस्ड बैंकिंग सेक्टर, रेगुलेटरी अनसर्टेनिटीज है, लैंड एक्विजिशन डिले है, तो ये सब क्या करेगा, प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट को डिले करेगा। तो ये क्या ओवरऑल बड़ा इशू है इस इकोसिस्टम को ठीक करने का। तो वे फॉरवर्ड में आप ये भी लिख सकते हो कि हमें ओवरऑल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं, उनको बिल्कुल क्या करें, रेगुलेटरी सर्टेनिटीज हो, है ना, और आपकी लैंड पॉलिसी ठीक हो, और ये भी मतलब रेड टेपिज्म से रेड कारपेट वेलकम हो उनका, ये भी ना रेड टेपिज्म से रेड कारपेट की तरफ जाना चाहिए। तो ये आप, क्योंकि ओवरऑल इकोसिस्टम को कैसे सुधारना है वो आप वे फॉरवर्ड में लिखोगे आप। फिर स्लो अपटेक इन, और जो मोस्टली प्राइवेट देखना इनमें नहीं लेंगे, वाटर में, हेल्थ में, अफोर्डेबल हाउसिंग में, इनमें इन्वॉल्व नहीं होते, यानी कि सोशल सेक्टर के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें थोड़ा प्राइवेट सेक्टर कम इन्वॉल्व होता है। देन मोनोपोली एंड पब्लिक इंटरेस्ट कंसर्न, कई बार ये जो लॉन्ग कंसेशन पीरियड्स होते हैं, इसमें क्या हो 30-40 साल तक उन्हीं को किसी पर्टिकुलर को दे देते हैं हम प्रोजेक्ट, तो फिर वो मोनोपोली क्रिएट हो जाती है उसकी, फिर वो, ठीक है, जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी। निग्लेक्ट ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव, क्योंकि प्राइवेट का क्या रहेगा, प्रॉफिट मोटिव रहेगा, तो कई बार वो सोशल ऑब्जेक्टिव मिस हो जाता है पीपीपी प्रोजेक्ट के अंदर ये। फिर करना क्या चाहिए, स्टैंडर्डाइज एंड सिंप्लीफाई कॉन्ट्रेक्चुअल फ्रेमवर्क, स्टैंडर्डाइज हो ये होगा, और सिंप्लीफाइड हो ताकि करप्शन के चांस थोड़े कम हो, ट्रांसपेरेंट हो एंड कॉम्पिटिटिव बिडिंग हो, रोबोस्ट रेगुलेटरी ओवरसाइट, ठीक है, रेगुलेटरी आपको करनी है ओवरसाइट अच्छे से, स्ट्रेंथन प्रोजेक्ट प्रिपरेशन, प्रमोट न्यू टाइप ऑफ मॉडल्स हो, जैसे एचएम हो गया, टीओटी हो गया, अलग अलग टाइप के मॉडल हो, और स्टेट कैपेसिटी बिल्डिंग, स्टेट गवर्नमेंट निगोशिएटिंग एंड मॉनिटरिंग स्किल, जो पहले वाले हमने फॉरवर्ड किए थे 2-3 तो वही आ जाएंगे, है ना। और एक दो आप लास्ट में कंक्लूजन मैंने बताया था, ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट का एनवायरमेंट है वो कंट्री में इंप्रूव करना है, ठीक है, थ्रू प्रॉपर पॉलिसीज एंड रेगुलेशन, उस तरीके से। बस ये पॉइंट्स याद होने चाहिए पीपीपी के आपको, तब फायदा होएगा उसका। चलो नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, अब अलग टॉपिक से करेंगे क्वेश्चन। पीपीपी हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम एफडीआई से। जस्टिफाई द नीड फॉर एफडीआई फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, व्हाई इज देयर अ गैप बिटवीन एमओयू साइंड एंड एक्चुअल एफडीआई, सजेस्ट रेमेडियल स्टेप्स टू बी टेकन फॉर इंक्रीजिंग एक्चुअल एफडीआई इन फॉर इन इंडिया, ठीक है। तो ये हो ही रहा था, अलग अलग समिट्स आ रही थी, वाइब्रेंट गुजरात हो गया, राइजिंग राजस्थान हो गया, अलग समिट्स, पर वो उतनी कन्वर्ट नहीं हो रही थी, इसलिए क्वेश्चन आया था उस टाइम पे कि एमओयू तो बहुत साइन हो रहे हैं पर कन्वर्ट नहीं हो रहे वो एफडीआई में रियलिस्टिकली, क्या रीजन है उसके पीछे बताओ। 10 मार्क्स 7 मिनट स्टार्ट। पहली बात तो एक आप बताओ एफडीआई के बारे में कितना पढ़ा है, रिसेंट ट्रेंड ज्यादा हो ना, अराउंड दोनों 42.1 बिलियन, डायग्राम बन गया पहले कितना था कितना बना है। अब देखो नीड क्या है एफडीआई डेवलपमेंट इन इंडिया, ठीक है, नीड फॉर एफडीआई इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, क्या जरूरत है। पहली बात तो कैपिटल फॉर्मेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, चीजें देखो सेम ही आएंगी, एफडीआई हो गया, पीपीपी हो गया, कुछ बातें तो सेम ही रहेगी ना, कैपिटल सब्स्टिट्यूट करेगा थोड़ा, है ना। कैपिटल फॉर्मेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी में, टेलीकॉम में, इन सब में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, कैपिटल आती है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है, इनोवेशन आता है, फिर आप दे सकते हो, ठीक है। एंट्री ऑफ ग्लोबल ऑटोमोबाइल जाइंट लाइक Hyundai, सुजुकी, एनहांस इंडियाज ऑटो सेक्टर कैपेबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है, बूस्ट टू मैनेज, ये तो आप सारी चीज कर लोगे। ग्लोबल वैल्यू चेन के साथ भी हमारी इंटीग्रेशन होती है, ठीक है। अल्टीमेट है ये वाला मेन क्वेश्चन था कि जितने एमओयू साइन हो रहे थे फिर उनमें से रियलिस्टिक वो कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहे थे, ठीक है, व्हाट इज देयर इज अ गैप बिटवीन एमओयू साइन एंड एक्चुअल एफडीआई।
पहली बात तो ये होता है कि जो एमओयू साइन होते हैं ना, वो कोई गारंटी नहीं लेते, वो तो बस इंटरेस्ट शो करते हैं, उसका नेचर ही ऐसा है। तो नेचर ऑफ एमओयू, एमओयूज आर नॉन बाइंडिंग एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। इट्स जस्ट दे शो द इंटरेस्ट कि हम कर लेंगे इन्वेस्ट इतना, ठीक है। दे आर नॉट बाइंडिंग, दे आर इंटेंट बेस्ड, नॉट कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। तो जरूरी है सारे कन्वर्ट ही होंगे। तो ये वर्ड, इसकी असेंस यही था इसका, आपको नेचर ही पता होना चाहिए, उसके बाद फिर आप पॉइंट कुछ भी लिख लो। जैसे एग्जांपल देखो, वाइब्रेंट गुजरात समिट में इतने अराउंड 25 लाख वर्थ ऑफ रुपीज के एमओयू साइन हुए थे, पर फ्रैक्शन ऑफ उनके जो रियलिस्टिकली कन्वर्ट हुए थे। लैंड एक्विजिशन रेगुलेटरी हर्डल्स आते गई वो, ठीक है वो। तो पोस्को वाला इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, उसमें लैंड एक्विजिशन की दिक्कत आई। फिर एनवायरमेंट क्लियरेंसेस देखो, वेदांता का जो माइनिंग प्रोजेक्ट था नीला नियामगिरी हिल्स का, उसका एग्जांपल दो। ये दिक्कत आ रही है, इसलिए कन्वर्ट नहीं हो रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी डेफिसिट, कई प्रोजेक्ट में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, पावर, वो सब चीजें लैक करती है, तो वहां पे कन्वर्ट नहीं होते आपके, ठीक है। वाटर, पावर, रोड्स। पॉलिसी एंड लीगल अनसर्टेनिटी होती है, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ, वोडाफोन वाला केस आता है कई बार, ठीक है। सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन गैप्स, क्योंकि एमओयू साइन कौन कर रहा है, मोस्टली स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, पर कुछ क्लियरेंसेस कई बार सेंटर की तरफ से रिक्वायर्ड होती है। फिर अगर उन दोनों में सिनर्जी नहीं है, गवर्नमेंट डिफरेंट है कई बार, तो वहां भी क्लैश हो सकते हैं। तो ये दिक्कत आती है। पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट रिस्क होता है, इसमें क्या होता है, कई बार रजीम चेंज हो गया। मान लो इस बार कांग्रेस गवर्नमेंट है स्टेट में, अगली बार बीजेपी को, मे भी वो कंटिन्यू ना करे उसको, तो रिजीम चेंज होने पे दिक्कत आती है। आंध्र प्रदेश का एग्जाम्पल है इसमें, ठीक है। फाइनेंशियल वाइबिलिटी एंड मार्केट रिस्क, अब होता क्या है, स्टार्टिंग में तो साइन कर दिया एमओयू, लेकिन जब और डेप्थ में स्टडी देखते हैं, तो उनको लगता है क्या पता इस प्रोजेक्ट का यहाँ पे मार्केट ही ना हो। जैसे कि हाइपरलूप का, तो हाइपरलूप में ये हुआ था। हाइपरलूप एमओयू इन महाराष्ट्र एंड अदर स्टेट डिडंट हैव मूव फॉरवर्ड बिकॉज दे लैक द प्रूवन कमर्शियल वाइबिलिटी। तो साइन करने का जब डिटेल स्टडी किया, तो उनकी फाइनेंशियल वाइबिलिटी ना हो, इस तरीके से। ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म एंड करप्शन, तो उसमें फॉर डिले हो जाते हैं। भले ही हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग ऊपर, पर ग्राउंड लेवल पे कई बार कुछ चीजें प्रोजेक्ट वो होती नहीं इम्प्लीमेंट। तो ये सब चीजें हमें देखनी थी। ग्लोबल इकोनॉमिक वोलेटिलिटी, सब चीज अच्छा चल रहा है, एकदम से ग्लोबल लेवल पे कुछ वोलेटिलिटी होगी, फिर डाउन हो जाते हैं। मान लो कोविड आ गया था, है ना, कभी कोई वॉर हो जाए, तो जैसे कोई बैटल हो जाए कुछ भी छोटा, है ना, यूक्रेन वाला, रशिया हो गया, इसराइल, तो कहीं ना कहीं वो इंटरनेशनल सेंटीमेंट अगर डाउन हो जाता है, तो वो दिक्कत आती है। लैक ऑफ ग्राउंड लेवल रिफॉर्म्स, और ओवरऑल भी जो हमारे यहाँ पे रिफॉर्म्स करने थे, लेबर रिफॉर्म्स, लीगल एनफोर्समेंट, कॉन्ट्रेक्चुअल सैनिटी रिमेन्स इशू इन मेनी सेक्टर्स। तो ये एक इश्यूज है हमारे, ये मेजर इश्यूज हैं, तो लगभग सारे आपके इसमें मैंने कवर कर दिए। फिर करना क्या चाहिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म करना चाहिए, फास्ट ट्रैकिंग सिंगल विंडो क्लियरेंसेस, पॉलिसी स्टेबिलिटी हो, प्रेडिक्टेबिलिटी हो, कि एफडीआई में इरिस्पेक्टिव ऑफ द रजीम चेंज कंटिन्यूटी बनी रहेगी कुछ सेक्टर्स में, वो करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके दें उनको, प्लग एंड प्ले मॉडल आप कह सकते हो, उनको रेडी करके दे सारा, ठीक है ना। सेक्टर स्पेसिफिक इंसेंटिव दो, इस सेक्टर स्ट्रेटेजिक सेक्टर है, चिप्स के हैं, उनके हैं, माइक्रो चिप्स के, इन सबके, ठीक है। पीएलआई लेके आओ सेमीकंडक्टर्स के लिए, तो सेक्टर स्पेसिफिक इंसेंटिव देना है। सेंटर स्टेट के कोऑर्डिनेशन को बढ़ाना है ताकि वो उसमें दिक्कत ना आए। एंड स्ट्रेंथिंग लीगल एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, कोई दिक्कत आती है तो लीगल और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी, या ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म प्रॉपर हो, ये हमें करना था इसके अंदर। तो पीपीपी हो गया और एफडीआई हो गया। नेक्स्ट करते हैं हम एविएशन, क्वेश्चन नंबर 9। What is the need for expanding regional air connectivity in India? In this context, discuss the government's Udan scheme and its achievements. सिंपल क्वेश्चन है, सीधा करो उसको। अब जब सिंपल क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें तुम्हें कोई अपना इनोवेशन दिखाना होता है और नंबर ऑफ पॉइंट ज्यादा लिखने होते हैं। डिफिकल्ट क्वेश्चन में तो उसको ब्रेक करके दो दो पॉइंट करके मैनेज कर लो। अब सिंपल क्वेश्चन में सभी लिखेंगे उसका आंसर अच्छा, तो जो जितना डाइवर्सिटी लिखेगा अपने आंसर में, उतने ज्यादा फिर मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन दोनों आएंगे वहां पे, सिंपल भी आएंगे, मतलब इजी टू मीडियम भी आएंगे, और हार्ड भी आएंगे। अब उसको कैसे मैनेज करना कोई बेसिक, देखो ये उड़ान, है ना, कब स्टार्ट हुई थी, क्या पर्पस था, वो बता के इंट्रोडक्शन में आप लिखो। नीड फॉर एक्सपेंडिंग रीजनल एयर कनेक्टिविटी इन इंडिया, क्या जरूरत है। एक तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट है बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट के लिए, है ना। एयर कनेक्टिविटी प्रमोट्स इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, रिमोट, हिली एरियाज, बैकवर्ड एरियाज, इसमें आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का एग्जांपल दे सकते हो। अगर कनेक्टिविटी होगी तो क्या होगा, वहाँ पे सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम इंश्योर कर सकते हैं। टूरिज्म कर सकते हैं, ट्रेड बूस्ट कर सकते हैं, ये सब फायदे होंगे। एनएच इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। और इम्प्रूव्ड एक्सेसिबिलिटी टू रिमोट एंड बॉर्डर एरिया, जो आपके इनएसेसिबल एरिया है, बॉर्डर एरिया, वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाएगी। टाइम एंड कॉस्ट एफिशिएंसी आएगी। अर्बन डीकंजेशन, क्योंकि मेन मेन जो एयरपोर्ट है उनकी जगह फिर आप क्या करेंगे, दूसरे एयरपोर्ट पे लोग जाना स्टार्ट करते हैं, तो मेन
अर्बन डिकंजेशन होगा, नेशनल इंटीग्रेशन और सिक्योरिटी में भी हेल्प करता है। ये तो फायदे हो गए आपके कनेक्टिविटी के। ये आप बाकी सब कनेक्टिविटी में भी यूज कर सकते हो, चाहे रेलवे हो चाहे रोड पे हो, कॉमन पॉइंट्स है। अब देखो उड़ान के स्कीम के ओवरव्यू ऑब्जेक्टिव देखो आप। मेक एयर ट्रेवल अफोर्डेबल एंड वाइड स्प्रेड, ये मेन पर्पज था। काफी अलग अलग एरिया में एयरपोर्ट्स हो, नो फ्रिल एयरपोर्ट हो, नो फ्रिल एयरपोर्ट आप यूज करना, ठीक है। डेवलप अनसर्व्ड एंड अंडरसर्व्ड एयरपोर्ट्स, बूस्ट रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके फीचर्स क्या है, वाइबिलिटी क्या है, फंडिंग के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट लेके आनी है। एयर फेयर को कैप किया गया ताकि एक अफोर्डेबल एयर फेयर हो। एयरपोर्ट डेवलपमेंट करो, एयरलाइंस को इंसेंटिवाइज करना था, और इंक्लूसिव कनेक्टिविटी पे फोकस था। ठीक है, एक डायग्राम बना के अचीवमेंट्स क्या क्या हुई है। ऑपरेशनल एयरपोर्ट, नंबर ऑफ एयरपोर्ट बढ़ गए हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंट रूट्स अलग अलग जो ऑपरेशनलाइज हो गए। अफोर्डेबल एयर हुआ सिटीजन के लिए ट्रेवल। बूस्ट टू टूरिज्म एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स, नए नए एयरपोर्ट डेवलप हुए। पर चैलेंजेस क्या है, फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ एयरलाइंस। अब मान लो आपने बहुत सस्ता कर दिया उनको, है ना, तो वो उनकी फाइनेंशियल वायबिलिटी कहीं ना कहीं हैम्पर होती है। कैप लगा दी, हाई ऑपरेशन कॉस्ट, लो पैसेंजर लोड, फैक्टर्स ऑन रीजनल रूट्स, उन रूट्स पे इतना ट्रैफिक ही नहीं है और फेयर भी कम है, तो उनकी फाइनेंशियल वायबिलिटी हैम्पर हो जाती है एयरलाइंस की। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्स्ट्रेंट, मैनी स्मॉलर एयरपोर्ट्स लैक एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नाइट लैंडिंग फैसिलिटीज। स्लो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, टाइम डिले हो रहा था। लिमिटेड प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, एनवायरमेंटल कंसर्न है कई जगह पे, ये सब लिमिटेशन है। करना क्या चाहिए, नीति आयोग इन इंडिया @75, स्ट्रेंथन क्या करो, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करोगे। फ्लेक्सिबल फाइनेंशियल मॉडल्स हो, इम्प्रूव्ड मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, उनके आसपास की भी एक बार लैंड होने के बाद भी कनेक्टिविटी अच्छी हो, ठीक है। इंटीग्रेशन विद रेलवे, रोडवे एंड वाटरवे फॉर द लास्ट माइल एक्सेस। ये तो पता चला एयरपोर्ट जाने में 7 घंटे लग रहे हैं और फ्लाइट 2 घंटे की है, ये दिक्कत होती है ना। एनकरेज रीजनल एयरलाइन डेवलपमेंट, पॉलिसी इंसेंटिव फॉर डेडिकेटेड रीजनल एयरलाइंस। कैपेसिटी बिल्डिंग हो, ये सब में लग रहा है कि मैन पावर हो, सब ना ट्रेनिंग, लोकल मैन पावर फॉर एयरपोर्ट ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस। नहीं तो अगर बाहर से मैन पावर आती है फिर वो लाना उसको मेंटेन करना दिक्कत, तो लोकल लोगों को ट्रेन करो वहाँ पे, ठीक है। ठीक है, ये हो गया आपका एयर लाइन का भी, एयर कनेक्टिविटी का क्वेश्चन। नेक्स्ट अब करो क्वेश्चन नंबर 11। Explain the meaning of investment in an economy in terms of capital formation. Discuss the factors to be considered while designing a concession agreement between a public entity and private entity. 10 marks, 7 minutes। इन्वेस्टमेंट के बारे में बताओगे, है ना। इन्वेस्टमेंट इज अ प्रोसेस बाय विच रिसोर्स आर एलोकेटेड फॉर क्रिएटिंग प्रोडक्टिव असेट्स दैट कंट्रीब्यूट टू द फ्यूचर इनकम एंड ग्रोथ, है ना। GFCF, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये सारा कैसे बनता है, प्रोसेस समझाना है। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे इंडिया GFCF स्टूड अराउंड 30% ऑफ GDP, कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू GDP ग्रोथ। कैपिटल फॉर्मेशन होगा तभी तो GDP ग्रोथ होगी। सेकंड, हाई इन्वेस्टमेंट रेट्स आर क्रिटिकल टू अचीव, जो हमारा टारगेट है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, वो भी हम तभी कर पाएंगे जब इन्वेस्टमेंट होगी। अब देखो, फैक्टर टू बी कंसिडर्ड व्हाइल डिजाइनिंग अ कंसेशन एग्रीमेंट बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एंटिटीज। अ कंसेशन एग्रीमेंट क्या होता है, जहाँ पे प्राइवेट पार्टी इन्वॉल्व होती है। डिफाइंस द टर्म अंडर विच अ प्राइवेट पार्टी इज अलाउड टू ऑपरेट, बिल्ड, मेंटेन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड टाइम, इसको बोलते हैं हम कंसेशन एग्रीमेंट। अब इसके लिए क्या चीज होनी चाहिए, आपकी क्लियर डेफिनेशन हो किसकी स्कोप की और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, क्या क्या काम आप करोगे, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, तभी तो वेगनेस कम होगी ना, तो क्लियर डेफिनेशन। जैसे हाइब्रिड एन्युटी मॉडल इन रोड सेक्टर, स्पेसिफाई कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑब्लिगेशन, कौन कंस्ट्रक्ट करेगा, कौन मेंटेन करेगा, ये सब क्लियर हो, स्कोप ऑफ वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्क एलोकेशन होना चाहिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क, फाइनेंशियल, ऑपरेशनल, लीगल, बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनर्स एंटिटीज। फाइनेंशियल वाइबिलिटीज, पेमेंट टर्म्स, ये सब क्लियरली हो, ट्रांसपेरेंट हो सारा। रेगुलेटरी एंड लीगल फ्रेमवर्क, अलाइनमेंट विद जो एग्जिस्टिंग लॉज है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है और रेगुलेटरी ओवरसाइट है, उनके साथ अलाइन हो, अलग से ना हो। इनकॉर्पोरेशन ऑफ क्लॉजेस फॉर डीलिंग विद फोर्स सिचुएशन, को अनफोर्सिन सिचुएशन आती है उसके लिए होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, रीनिगोशिएशन के प्रोविजन होने चाहिए। जो चीज हमने पहले देखा था लिमिटेशन, जैसे मेट्रो में देखा गया कोविड-19 के टाइम पे उसको रीनिगोशिएट किया प्रोजेक्ट को, तो इस तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी और रीनिगोशिएशन प्रोविजन होने चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ कंसेशन पीरियड, sufficiently to ensure इतना होना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर रिकवर इन्वेस्टमेंट एंड अर्न्स रीजनेबल रिटर्न्स, टिपिकली 20 to 30 years।
फॉर लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ये भी नहीं 50 साल तक कर दिया, या ये भी नहीं 10 साल तक। तो जितना प्राइवेट सेक्टर ने इन्वेस्ट किया वो प्लस उसको रीजनेबल रिटर्न मिल जाए, उतना होना चाहिए टारगेट। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग एंड पेनल्टीज, अगर स्पेसिफाइड लेवल की सर्विस डिलीवरी नहीं हुई तो पेनल्टीज होनी चाहिए, परफॉर्मेंस मॉनिटर होनी चाहिए। स्टेक होल्डर एंगेजमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी, यही हमने पहले भी किया था कि जो लोकल कम्युनिटी है उसको ही पार्टिसिपेट करवाओ, ठीक है। SIA EIA वो भी कंडक्ट कराओ, फिर उसके बाद करो इसको, पहले क्लियर करो सारी चीजें, क्या दिक्कतें आ सकती है, क्या इसका आपके एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, फिर उसको प्रोजेक्ट वाइबिलिटी चेक करो पहले। एनवायरमेंट इम्पैक्ट वो आ गया, ठीक है। सोशल इम्पैक्ट देखो आएगी अगले पॉइंट, क्योंकि दिमाग में वो था और ये कॉमन आना ही था, तो करना ही अपने को, एक पॉइंट SIA लिख दो, एक EIA लिख दो, ठीक है। फिर चैलेंजेस क्या होंगे, डिले हो जाता है ड्यू टू लैंड एक्विजिशन, रेवेन्यू अनसर्टेनिटी रहती है अफेक्टिंग द प्राइवेट सेक्टर कॉन्फिडेंस, फिर इसलिए वो नहीं करेंगे इन्वेस्ट। लीगल डिस्प्यूट ड्यू टू पुअरली डिफाइंड टर्म्स और एम्बिगुअस क्लोजेस, स्टॉल्ड PPP प्रोजेक्ट्स इन पावर एंड रोड सेक्टर ड्यू टू कॉन्ट्रेक्चुअल डिसएग्रीमेंट, तो इनमें कोई भी डिसएग्रीमेंट के कारण वो स्टॉल हो जाते हैं। करना क्या चाहिए, एडॉप्शन ऑफ मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट्स विद सेक्टर स्पेसिफिक रिफाइनमेंट्स, अलग अलग सेक्टर के स्टैंडर्डाइज एग्रीमेंट्स हो, कॉन्ट्रैक्ट्स हो आपके, मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट्स हो। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ पब्लिक एजेंसीज की फॉर बेटर नेगोशिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी का यूज करें, और इंडिपेंडेंट रेगुलेटर हो टू ओवरसी, वही कॉमन पॉइंट्स आ रहे हैं। अब इतने 3 क्वेश्चन कर लिए हमने PPP के अराउंड, इन्वेस्टमेंट के अराउंड, तो ये इन तीनों से आपका अच्छा आंसर फ्रेम हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। असेस टू अफोर्डेबल रिलायबल एंड सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी इज सिन क्वा नॉन टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो जो भी आपके SDG उनके लिए अफोर्डेबल रिलायबल और सस्टेनेबल मॉडर्न एनर्जी चाहिए हमें, ठीक है। कमेंट ऑन द प्रोग्रेस मेड इन इंडिया इन दिस रिगार्ड, और इसके रिगार्डिंग इंडिया ने क्या प्रोग्रेस किया है वो आपको बताना है। 10 मार्क्स 7 मिनट स्टार्ट। पहले तो आप बताओगे, जो बात कर रहे थे क्लीन एनर्जी अफोर्डेबल, ये सब कौन सा SDG है, एनर्जी वाला 7, है ना, वो अपने आप में एक SDG है। उससे हम डिफरेंट SDG कैसे अचीव कर सकते हैं, चाहे पॉवर्टी रिड्यूस करनी हो, चाहे क्लीन एनवायरनमेंट हो, है ना, चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन, वो सारा हम देखेंगे इसको। तो देखो अफोर्डेबल अगर एनर्जी है हमारे पास है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी इंडस्ट्री को बूस्ट कर सकते हैं, है ना, MSME को बूस्ट कर सकते हैं, SDG 8 अचीव होएगा। अगर रिलायबल है, लगातार हमें मिल रही है, तो उससे हम क्या करेंगे, हम स्कूल्स हॉस्पिटल उनको एनर्जी सप्लाई कर देंगे, तो SDG 3 और 4 अचीव होएगा। पॉवर्टी भी रिड्यूस होएगी, 1 भी अचीव होएगा। सस्टेनेबल है, रिन्यूएबल एनर्जी है, तो SDG कौन सा अचीव होएगा आपका, 13 क्लाइमेट चेंज वाला, है ना। देन मॉडर्न नया सोर्स है, ठीक है, रिप्लेस द ट्रेडिशन बायोमास, इंप्रूविंग इंडोर एयर क्वालिटी, तो जेंडर भी डेवलपमेंट है ना, SDG 5 भी करोगे, और SDG 3 हेल्थ भी करोगे, ऐसे आपको बताना। अब आते हैं प्रोग्रेस हमने क्या किया, प्रोग्रेस मेड सो फार। तो अफोर्डेबल एनर्जी में हम क्या लेके आए हैं, आपका सौभाग्य स्कीम, जिसमें 99% हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफाइड कर दिए, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग नहीं है, डेटा गवर्नमेंट का डालना है आपको, ठीक है। रिडक्शन इन द इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट थ्रू सोलर पावर एंड कॉम्पिटिटिव बिडिंग, सोलर पावर लेके आए, तो वहां से क्या हो रहा है, हमारी अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी हुई प्रमोट। PM उज्ज्वला योजना, ठीक है, LPG कनेक्शन हुए, रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन द पोल्यूटिंग फ्यूल्स। देन रिलायबल कैसे हुआ, हमने वन नेशन वन ग्रिड को पूरे कनेक्ट किया, उससे रिलायबिलिटी बनी है। पैन इंडिया पावर ग्रिड एंश्योर स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। सस्टेनेबल और क्लीन एनर्जी के लिए क्या किया हमने, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हुई है हमारी रिन्यूएबल एनर्जी 226 गीगावाट एज ऑफ 2025। हमारा टारगेट भी है 500 गीगावाट वाला, वो भी बता सकते हो आप, ठीक है। सोलर कैपेसिटी की हमने प्रोग्रेस किया है, IS से साइन कर रखा है, हाइड्रोजन मिशन हमारा है, इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है, ठीक है, 20% का टारगेट है। मॉडर्न और मॉडर्न एनर्जी के लिए क्या कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट कर रहे हैं, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन है ये मॉडर्न हो, हर एक को डिफाइन करना था आपको, मॉडर्न के लिए क्या कर रहे हैं, रिलायबल के लिए क्या कर रहे हैं, अफोर्डेबल के लिए क्या कर रहे हैं, इस तरीके से। अब इसमें भी चैलेंजेस है, एनर्जी एक्सेस एंड क्वालिटी गैप, रूरल एंड रिमोट एरिया फेस सप्लाई इंटरप्शंस, एग्जांपल आप दे सकते हो, ठीक है। अफोर्डेबिलिटी कंसर्न, राइजिंग ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस इंपैक्ट फ्यूल अफोर्डेबिलिटी, डिपेंडेंस अभी भी हमारी किस पे है, कोल पे ज्यादा है, ये चैलेंजेस है। स्लो एनर्जी ट्रांजिशन इन ट्रांसपोर्ट, EV पेनिट्रेशन कम है। फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ डिस्कॉम्स, उनको काफी लॉसेज है ना, ये चैलेंज है। करना क्या है फिर, एक्सलेट द रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट को अचीव करें जल्दी, 500 गीगावाट बाय 2030। स्ट्रेंथन एनर्जी स्टोरेज और ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर को, प्रमोट डिसेंट्रलाइज रिन्यूएबल एनर्जी स्पेशली इन द रिमोट एरिया, डिस्कॉम्स में रिफॉर्म करना है, एनहेंस इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, एंड लास्ट इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उससे फिर हम सारा विकसित भारत वाला अचीव कर सकते टारगेट थ्रू दिस अफोर्डेबल मॉडर्न एंड सस्टेनेबल एनर्जी। ठीक है, टॉपिक जनरल था लेकिन डाइवर्सिफाइड पॉइंट रिक्वायरमेंट थी आज यहाँ पे, है ना।
कल करेंगे इकोनॉमिक्स का टेस्ट नंबर 6। टाइम यही रहेगा 2 बजे।